नमस्कार श्रोताओं। आज हम इस छठी कड़ी में पारस हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से जो ये हमने कैंसर अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए उसकी छठी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने स्तन के संबंधित कैंसर के बारे में बात करी थी, फिर हमने सिर और मुंह से संबंधित कैंसर के बारे में बात करी थी, उसके बाद हमने पेट, यूरोलॉजिकल कैंसर्स और ब्लड कैंसर्स इनके बारे में बात करी थी। चौथे पार्ट में हम छाती से संबंधित कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे मुख्य इसमें जो चीज है, जो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे जिस बारे में, वो है तंबाकू। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में तंबाकू जो है एक बहुत भयावह समस्या है। खासकर अगर हम अपने देश को अगर देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। बहुत जरूरी है कि हम इस बारे में बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण बहुत आराम से संभव है। मेरे साथ आज डॉक्टर रंगाराव हैं जो डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी हैं पारस हॉस्पिटल, डॉक्टर अदिति हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हैं, एंड डॉक्टर अरुणेश हैं जो पल्मोनोलॉजी के हेड हैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में, और मैं डॉक्टर पीयूष जो सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास ये है कि सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल पाया गया है वो पाया गया है 6000 BC में अमेरिका में। ये बेसिकली शुरुआत जो हुई है वो अमेरिका से हुई है, भारत से शुरू नहीं हुआ है। भारत में ये जब आया है वो करीब 1600 BC के आसपास, 1600 AD के आसपास आया, जब पुर्तगाली इसे गोवा में लेके आए थे। उसके बाद से ये भारत में लगातार फैलता गया है और आज इतनी बड़ी समस्या बन के उभरा है। सबसे पहले जब तंबाकू का इस्तेमाल हुआ था तो वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल हुआ था। कई सारी कंडीशंस में वो लोग पुराने जमाने में लोग मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते थे, पर आज अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो ये मेडिसिन से चेंज होकर के एक वायलेंट जो है ड्रग की तरह यूज हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिसमें मुख्यतः सबसे पहली चीज जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है जिससे जान का भयंकर खतरा है, वो है कैंसर। अगर हम पूरे विश्व का डेटा देखें तो साल भर में करीब 73 लाख मौतें जो हैं तंबाकू से संबंधित बीमारियों से होती हैं, जिसमें से सांस की बीमारियों से जो मौतें होती हैं वो 31 लाख है, और करीब 16 लाख जो है वो फेफड़े के कैंसर से। तंबाकू है क्या? बेसिकली तंबाकू एक जो निकोटेनिया ग्रुप के पौधे हैं, उस पौधों की पत्तियों को सुखा करके जो है तंबाकू जो है बनता है। इसमें करीब 6000 से 7000 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें करीब 70 केमिकल जो है वो कैंसर कारक तत्व होते हैं। पूरे विश्व में जितनी मौतें जो है कैंसर से होती है, उसकी 20% जो मौतें हैं वो तंबाकू से संबंधित कैंसरों की वजह से होती हैं, और जिसमें फेफड़े के कैंसर की 70% जितनी डेथ्स हैं वो तंबाकू से रिलेटेड ही होती हैं। अब इसमें कई प्रकार के तत्व हैं जो बहुत इसको खतरनाक बनाते हैं। सबसे पहले कि आप सोचेंगे कि तंबाकू ऐसा एडिक्टिव सब्सटेंस है क्यों, कि आपने एक बार यूज किया फिर उसे आप बार बार यूज करना चाहते हो। इसमें एक तत्व पाया जाता है, इसे कहते हैं निकोटीन। निकोटीन क्या करता है कि निकोटीन आपके दिमाग में पहुंचता है 10 से 15 सेकंड के अंदर, और वो आपको बड़ी प्लीजेंट फीलिंग देता है, बड़ी फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन देता है। आपको इसी वजह से वो जो एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की वजह से, उसकी वजह से आपको आनंद आना शुरू होता है और आप इसे आदत के तौर पे पाल लेते हो। दूसरा इसमें सब्सटेंस होता है टार। टार एक ऐसा सब्सटेंस है जो चिकना और बेसिकली चिपचिपा होता है। जब आप स्मोक करते हो तो ये टार जाकर के आपके फेफड़े की जो छोटी छोटी झिल्लियां हैं उनमें जाके जम जाता है, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ होती है आगे आने वाले समय में। तीसरा जो सब्सटेंस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा, ये क्या करता है कि शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों और दिल के ऊपर बहुत जोर पड़ता है और आपको कई सारी बीमारियों से एक्सपोज करता है। चौथा, कई सारे कैंसर कारक तत्व हैं, जैसा कि मैंने कहा करीब 70 के करीब, जिसमें से नाइट्रोसामीन्स हो गए, बेंजोपायरिन्स हो गए, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये सब कई सारे ऐसे तत्व हैं जो कि आपके शरीर में, पोलोनियम हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब चीजें आपके शरीर में कैंसर करती हैं। बहुत जरूरी चीज ये है कि बेसिकली इस आदत को जो है छोड़ा जाए।
डॉक्टर अरुणेश, पहला सवाल आपसे कि ये टार की वजह से जो है मतलब होता क्या है कि जो है टार की वजह से आप जब कभी, क्योंकि आप तो पल्मोलॉजिस्ट हो तो आप फेफड़ों के अंदर जाते हो कई बार, तो फेफड़े की स्थिति मिलती कैसे है टार की वजह से? डॉक्टर अरुणेश, आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, हाँ। तो धन्यवाद। मैं नॉर्मली क्या होता है जब आप स्मोक करते हो तो उसके अंदर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं उस धुएं में, जो कि अंदर जाके फेफड़े की नलियों में सूजन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। कुछ पार्ट इसमें जाके प्रिसिपिटेट कर जाता है, वहां जाके जम जाता है। तो बहुत बार ब्रोंकोस्कोपी में बहुत अनकॉमन नहीं है, हम लोग देखते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस, मतलब जो अंदर की जो दीवारें होती हैं, सांस की नली होती है, उसमें काली रंग की एक परत जमी होती है। हम लोग देख के बता सकते हैं कि या तो इसने स्मोक किया है या चूल्हे के धुआं, मतलब यहाँ पे ग्रामीण औरतों में बहुत कॉमन है जिन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया है, वो काली काली परत फेफड़े के सांस की दीवारों के अंदर में जमी होती है। नॉर्मली आप बार बार अगर स्मोक करते हैं, अगर आप ये धुआं बार बार जाता है तो अंदर में ये एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड बोलते हैं, मतलब अंदर में सूजन की प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण कि हमारे अंदर जो वो उसमें सूजन पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो मोटे हो जाते हैं। जब वो मोटे होते हैं तो उससे बहुत सारा सेक्रेशंस निकलने लगता है, आपको खांसी आने लगेगी, बलगम बनाने लगेगा, और चूंकि वो दीवारें अंदर मोटी होती जाती हैं तो वो छोटी भी हो जाती है, उनका जो पर्चर है वो छोटा होता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है सीओपीडी का, जो काला दम्मा जिसको बोलते हैं, ऐसे ही बनता है। इसके अलावा जो जितने अदर हानिकारक पदार्थ हम लोग सेवन करते हैं, यही जब आप लगातार करते रहते हैं तो उसमें कैंसर की प्रक्रिया भी लंबे समय तक शुरू हो सकती है। कुछ प्रोसेसेस में, कुछ लोगों में ये प्रोग्रेस करके कार्सिनोजेनिक हो जाती है, मतलब उस वहाँ पे ग्रोथ शुरू होने लगती है, वहाँ पे ट्यूमर बनने लगता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक स्मोक करेगा तो उसके एक महीने बाद, 2 महीने बाद ये सारी शुरू हो जाएंगी। एक हम लोग हमेशा 15 पैक ईयर की एक कमेंट बोलते हैं हम लोग कि मतलब आपने एक पैकेट सिगरेट कम से कम 15 साल पिया हो, उसको पैक ईयर बोलते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट्स नेवर टू लेट। जो भी स्मोक कर रहे हैं, कभी लेट नहीं है। आप जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज स्मोक नहीं करने हैं, उस दिन से एटलीस्ट आप 2 तरह से आपकी बेनिफिट है। एक तो आपको जो उसके नॉन कैंसरस कॉज हैं स्मोकिंग के, वो कम हो जाएंगे, और दूसरा आपका कैंसर होने का चांस भी ऑफ कोर्स उस दिन से कम हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस बारे में जरूर सोचें, जो स्मोक करते हैं ऑफ कोर्स इसके बारे में जरूर सोचें। मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर रंगाराव से है। सर, बड़ा कॉमनली हम सुनते हैं कि कैंसर होते हैं इससे। तो एक सबसे कॉमन तो ये है कि फेफड़े का कैंसर सबको पता है। सो तंबाकू से क्या और भी तरीके के कैंसर हो सकते हैं फेफड़े के कैंसर के अलावा? हाँ, अभी जो WHO ने डिक्लेयर किया है 17 तरह के कैंसर हमारे बॉडी के अंदर सिगरेट से और तंबाकू से जुड़े हुए हैं। और ये जो कैंसर है पूरी जैसे सांस की नली में, जब हम लोग सिगरेट पीते हैं या तंबाकू लेते हैं, वो पूरा सर्कुलेशन में हर जगह जाता है। सिर्फ जैसे सिगरेट पीते हैं तो धुआं पूरा लंग्स में जाता है, तंबाकू खाते हैं तो मुंह के साथ पेट में भी जाता है, और जो धुआं जाता है लंग्स में वो सर्कुलेशन में जाके पेट में, और उसके बाद में पैनक्रियाज, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, हर जगह पहुंचता है। 17 कैंसर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। गले का कैंसर पूरा है, लैरिंक्स का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है, पेट का कैंसर है, पैनक्रियाज का कैंसर है, लिवर का है, पेशाब का थैली का है, किडनी का है, ऐसे करके बहुत सारा। और लेडीज में जो सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, एंड शायद एंडोमेट्रियल भी है, और रिसेंटली एक और आया है कि लुकीमिया, ब्लड कैंसर भी इससे जुड़े हुए हैं। तो काफी तरह का कैंसर इससे होते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत में जो यूज करने के तरीके हैं वो बहुत तरीके के हैं कि एक आप चबा के यूज करते हो, एक आप धुएं के रूप में इस्तेमाल करते हो। चबाने का जब हम यूज करते हैं तो उसके जो लोकल साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग हैं, धुएं का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। अब हम सिगरेट के रूप में इसको यूज करते हैं लोग, कोई इसे बीड़ी के रूप में यूज करता है, कोई हुक्के के रूप में, कोई ई सिगरेट्स। साथ में जब हम अगर तंबाकू को चबाने का देखें
तो भारत में खैनी, गुटखा, गुजरात में अलग तरीके से यूज करते हैं कि कुछ लोग अंदर मलते हैं, इसके अंदर जीभ के ऊपर मलते हैं, गाल के अंदर मलते हैं। सो बहुत तरीके के यूज हैं। अब पहले एक समय में ये कहा जाता था कि बीड़ी सेफ है कंपेयर टू सिगरेट, पर अगर हम अब आज का डेटा देखें सो बीड़ी में केमिकल्स सिगरेट के जितने हैं वो उतने ही निकल रहे हैं, प्लस स्टॉप नहीं हो पा रहे हैं। साथ में बीड़ी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो बहुत सस्ती मिलती है, दूसरा पैकेट्स के ऊपर कोई वार्निंग नहीं है, ज्यादातर बीड़ी के पैकेट्स के ऊपर आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। सो लोगों को ये बेसिकली एक्सपोज करती है और ज्यादा यूज करने के लिए। सो डॉक्टर अरुणेश से पूछूंगा, सर बीड़ी और सिगरेट इसमें से ज्यादा खतरनाक आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि कॉस्ट का डिफरेंस तो है ही, सिगरेट महंगे हैं तो लोगों के ऊपर एक डेटरेंट है सिगरेट यूज करने का, लेकिन बीड़ी सस्ती है। पर अगर हम केमिकल वाइज या नुकसान के तौर पे देखें तो कौन सा ज्यादा खतरनाक हमको जो है समझ में आता है? आई थिंक मुझे लगता है दोनों ही खतरनाक है। सिगरेट में कुछ फिल्टर्ड सिगरेट का एक कंसेप्ट आया था कुछ दिन की, अगर आप फिल्टर्ड सिगरेट पीते हैं तो ये मेजॉरिटी जो इतने प्यूटेटिव एजेंट्स हैं उसको फिल्टर कर देता है। दैट्स नॉट ट्रू, इवन फिल्टर्ड सिगरेट्स आर इक्वली डेंजरस। तो हम लोगों को हमें ये कहना चाहिए कि स्मोकिंग इन एनी फॉर्म एंड शेप इज बैड, चाहे वो हुक्का हो। आई मीन फॉर इंस्टेंस हुक्का करने के लिए अगर जो आप गाँव में पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, ऑफ कोर्स कुछ जो टोबैको है उसको थोड़ा सा वो लोग और उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं, जो महंगे सिगरेट्स होते हैं या जो फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उसमें निकोटीन होता ही है, उसमें कुछ कम ज्यादा इधर उधर है, बट ओवरऑल लंग के लिए दोनों इक्वली हानिकारक है। हमें कहना चाहिए कि स्मोकिंग इन ऑल शेप्स एंड फॉर्म्स शुड बी स्टॉप, बंद करना चाहिए। इसमें मजाक के तौर से मैं एक बात बता दूं डॉक्टर पीयूष, कि जो पीता है ना, जो भी पीता है, कोई बीड़ी पीता है बोलते हैं बीड़ी खतरनाक नहीं होता, बाकी सब होते हैं। जो सिगरेट पीते हैं वो सोचते हैं कि भाई बोलते हैं सबको है, सिगरेट से नहीं होता, बीड़ी उससे होता है। तो ये एक वो बन गई है। एक्चुअली एज डॉक्टर अरुणेश सेड, हर चीज उतना ही खतरनाक है, एंड इट डिपेंड करता है कितने सिगरेट, कितने बीड़ी, कितना हुक्का, कितना सिगार ये पीते हैं। तो सर इसी उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर रंगाराव से। सर एक तो ये है कि चलिए एक इंसान ये कहता है कि बहुत कॉमनली मरीज मेरे पास आते हैं तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि सर मेरा पैसा, मेरा शरीर, मैं पी रहा हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि सेकेंडरी जो है स्मोकिंग है। सो जब ये मरीज ये बात करता है सो क्या वो सही है, या उसकी सेकेंडरी स्मोकिंग का इफेक्ट बाकी लोगों पे, जो उसके आसपास की सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा है? तो इसमें जो एक तो एक्टिव स्मोकिंग का बंदा खुद पीता है, सिगरेट पीता है या बीड़ी या जो भी पीता है खुद का, और बाकी जब वो धुआं निकालता है, निकालते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, वो आसपास में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे उनके बच्चे होंगे, बीबी होंगे, पड़ोसी होंगे, या ऑफिस वाले स्टाफ होंगे, कोई भी होंगे, उन सबको भी पहुंचता है। कोई जाके बाथरूम में पीते हैं, बाथरूम में पीने के बाद में वहां पर छोड़ के आते हैं, उसके बाद में जो जाने वाला है उसको भी पैसिव स्मोकिंग हो जाता है। तो ये हुआ पैसिव स्मोकिंग, विच धुआं डायरेक्टली दूसरे को जो खुद नहीं पीते हुए उनको जाता है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तीसरा एक और है जो थर्ड हैंड स्मोकिंग, यानी कि हम लोग सिगरेट बट्स वगैरह पार्टी हो जाती है, उसके बाद में लोग साफ करते हैं, और सफाई वाले और बार टेंडर्स ऐसे करके बहुत सारे जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है, वो इन सबको निकालते समय भी थर्ड हैंड स्मोकिंग। तो ये तीन तरह का स्मोकिंग, एक्टिव, पैसिव एंड सेकेंड हैंड एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग। एंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग इज एज डेंजरस। एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज इवन मोर डेंजरस, बिकॉज जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, लेडीज इन्वॉल्व होते हैं, दे हैविंग सच टेंडर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड लंग्स, एंड उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट 30% पीपल in the general population, they are exposed to passive smoking sometime or the other, maximum in the office, because अगर बॉस पीते हैं सिगरेट अपने कमरे में, बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं कि सर मैं सिगरेट आप मत छोड़िए, मतलब बोलने इतनी हिम्मत किसी को नहीं होती, कितना भी कहें। एंड देन खास करके लेडीज के मेरे को बोल ही नहीं सकते, अपने हस्बैंड से वो लेडी नहीं बोल सकते, तो उनको झेलना पड़ता है, बच्चों के सामने पीते हैं। सो इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मे बी डॉक्टर अरुणेश कैन tell you better about the second hand smoking. I think it's very, very bad for the ladies and the children,
मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उससे होते हैं. And then in the pregnant women, if they are being exposed to secondhand smoking, it's worse. In the infants, there is a sudden infant death syndrome, SIDS जो बोलते हैं, that's also very, very common. So suddenly, because of the smoking, they can do. So it's very bad damage. I mean, it's actually more dangerous than the smoker itself, the active smoking itself. Dr. Arunesh, would you like to add something? Yeah, I mean, as sir said, I mean, second-hand smoking is said to be the most common cause of lung cancer in non-smokers. So cancer in non-smoker, if you look at the causes, apart from some radon gases and all those in the US and some parts, second-hand smoking is the one of the most common causes. The reason being is those who smoke regularly, the body makes certain changes. Your airways and all those make certain changes. It's like, you know, somebody who works in the sun all day in 40 degrees centigrade. He tend to survive. He tend to make certain adaptations in his body. In the same way, lungs and airways do that. But remember, those who don't smoke, they don't have the advantage of that adaptation. So you actually, somebody is smoking and you end up, आप उसको inhale करते हो जो दूसरों ने दिया हुआ है. आपका फेफड़ा और आपका airways इसके लिए तैयार नहीं है. आपने वो ले लिया. That same amount of pack years, the same amount of smoke, ज़्यादा dangerous हो जाता है for those who don't smoke regularly, and that's precisely the reason क्योंकि आपका वो adaptation नहीं है. और ऐसे में देखा गया है कि कैंसर का जो इंसिडेंस है वो नॉन कैंसर इसलिए ऐसे केसेस में बनता है क्योंकि ससेप्टिबिलिटी बन जाती है. इसके अलावा ना ही कैंसर की बात ना हो, इसके अलावा जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा, एयरवे इरिटेबिलिटी है, ये सारी चीजें, सीओपीडी है, इस सब में इसका एक कॉमन काम है सेकेंड हैंड स्मोकिंग का. इसके अलावा पॉल्यूशन और ऑल जो शायद हम लोग फिर बात करेंगे उसके बारे में, वो भी इस सब में इंक्रिमिनेट होते हैं. तो जो स्मोकिंग हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए, बट हमें याद रखना चाहिए कि नॉन स्मोकर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आसपास देखें. अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसे पोलाइटली कहे कि आप प्लीज स्मोकिंग बंद करिए क्योंकि इससे मुझे भी हानि पहुंचती है. ना सिर्फ आप अपने आप को हानि पहुंचाते हो, आप अपने चारों तरफ के लोगों को भी हानि पहुंचाते हो. तो एक क्वेश्चन मेरा डॉक्टर रंगाराव से, तो बड़ा कॉमनली सर ये एक चीज होती है कि पेशेंट हमारे पास आता है इलाज के लिए, वो करंट स्मोकर है और वो कहता है साहब मैं तो अब स्मोक करता था, स्मोक करने के साइड इफेक्ट मेरे आ गए, तो मेरा छोड़ने का फायदा क्या, क्योंकि ट्रीटमेंट है वो तो होगा. सो डज उसकी स्मोकिंग छोड़ने और नहीं छोड़ने से क्या हमारे ट्रीटमेंट और फ्यूचर की जो प्रोग्नोसिस है उसकी डिजीज की, कैंसर की, उस पर कोई फर्क पड़ता है? या सो काफी ट्रायल्स हुए इसके बारे में. मतलब ये तो आमतौर से ये कह सकते हैं कि ऑन द होल जो सिगरेट पीते हैं और साथ साथ में एंटी कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं. उसमें कोई शक नहीं है. और इसके ऊपर प्रूव करने के लिए 2 या 3 ट्रायल हुए हैं हजारों पेशेंट्स को लेकर के. उन्होंने देखा है कि जो सिगरेट पीते हैं और अभी भी पी रहे हैं, साथ साथ में एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अभी जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं उनको भी, दोनों को कंपेयर जब किया है, इनकी इन्फेक्शन रेट्स, डेथ रेट्स ये सब ज़्यादा थी जो स्मोक कर रहे थे. दूसरा, उनके ऊपर जो कीमोथेरेपी का और रेडिएशन का असर जो होता था वो भी बहुत कम होता था और इसके कारण कैंसर भी ज़्यादा फैलता था. और जो ऑपरेशन कराते हैं उसके बाद में भी सिगरेट पीते हैं उनका भी, आई थिंक आप तो सर्जन हैं, आप तो जानते ही हैं कि सिगरेट पीते हैं उनका रिकवरी अच्छा नहीं होता है. पोस्ट ऑफ रिकवरी इज लॉन्गर एंड देन देयर रिजल्ट्स मे नॉट बी गुड. सो ऑन द होल अगर कोई पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, सिगरेट पीते थे पहले, उनको छोड़ना ही उसमें भलाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो डॉक्टर अरुणेश और सारी बातों से एक ही सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि इकलौती कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से जो है डरा जाए स्मोकिंग या तंबाकू के यूज से. सिर्फ कैंसर नहीं होता, इसके अलावा दिल का दौरा पड़ने की संभावना, स्ट्रोक होने की संभावना जिसमें कि लकवा मार सकता है, और बहुत प्रकार की जो है शरीर में बीमारियां, जैसे कि फेफड़े की बीमारियां, फेफड़े में भी नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं. आपका एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपके फेफड़ों में इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से आपका जो बाद का पीरियड है, आप शुरू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप जवान हो, आप हेल्दी हो, आप झेल जाते हो. एक समय आता है जब आप जवान नहीं रहते हो, उस समय जो ये दिक्कतें आती हैं सांस की, तब आपको समझ में आता है कि कितना नुकसान आपका जो है, ये जो आपको जो शॉर्ट टर्म का जो आपको आनंद आता है स्मोक करके, वो आपको कितना लंबे समय तक नुकसान दे जाता है. अब इसमें बात आती है कि किसी ने स्मोकिंग करी, अब उसने छोड़ दी, मान लीजिए जैसे 10 साल स्मोकिंग करी, उसने छोड़ दी,
सो डॉक्टर अरुणेश, उसको छोड़ने के बाद कितना पीरियड लगता है कि करीब करीब वो नॉर्मल रिस्क पे आ जाता है? कभी नॉर्मल रिस्क पे आता है कि भी नहीं आता है, और अगर आता है तो करीब कितना समय लग जाता है उसे नॉर्मल रिस्क पे आने में? कितने साल, कितने महीने? देखिए, एक बड़ी अच्छी डॉक्टर रंगाराव सर को बताओ, एक पीथो प्लेटो कर्व एक आया था, बड़ी अच्छी आर्टिकल थी। पहली बार जब ये पता चला था कि स्मोकिंग से सीओपीडी होता है, हाउ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहीं से ये वर्ल्ड सिगरेट के पैक पे लिखना शुरू हुआ था। वो कर्व, पीथो प्लेटो कर्व क्या बता रहा था? ये बताता था कि जब आप स्मोकिंग करना शुरू करते हो और आपका एक जैसे कर्व है, ये हमेशा सी कर्व नहीं होता है, ये डिपेंड ऑन द क्रॉनिसिटी होती है। मतलब आपने कितने दिन किया और किस एज तक किया, वो डिटरमिन करता है कि आपका लंग फंक्शन कितना लॉस होगा, आपकी कोमोर्बिडिटीज कितनी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स अगर किसी ने 10 साल सिगरेट पिया और 20 पर डे पिया, मतलब 10 पैक ईयर्स अगर किसी ने किया है, उसके बाद छोड़ दिया, ऑफ कोर्स वो रिस्क फैक्टर आप कैरी करते हो, क्योंकि आप हमेशा यू विल बी एक्स स्मोकर ऑफ 10 पैक ईयर्स। नाउ इसमें एडवांटेज क्या है? अगर आप 10 पैक ईयर्स हो वर्सेस कोई 20 पैक ईयर्स और 30 पैक ईयर्स है, देयर इज अ डेफिनेट एडवांटेज, क्योंकि आपका एक लंग फंक्शन प्रिजर्व होगा। कहने का मतलब एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा आपका बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। यू कैन स्पेंड योर लाइफ टाइम एज इफ नथिंग मेजर हैज हैपेंड। आपका सांस नहीं खुलेगी, आपका एक्सरसाइज आप कर पाओगे, एक हेल्दीश लाइफस्टाइल ये कर पाओगे। उसी के साथ कैंसर का रिस्क मिटिगेशन भी होता है। अगर आपने इतनी जल्दी छोड़ दिया, आपके रिस्क फैक्टर एक्यूमुलेट कम हुए, तो आपका सर्टेनली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये छोड़ देने से ये रिस्क फैक्टर मिट जाएगा? आई थिंक नहीं। सारी स्टडीज बताती हैं कि जो आपका 10 पैक, जो आपने एक क्रॉनिक जितने दिन किया है और जितने नंबर किए हुए हैं, एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। हम लोग जैसे छोटे छोटे कभी कैंसर से पहले लंग में धब्बे आ जाता है, जिसको सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल बोलते हैं, इसमें भी हम लोग हमेशा रिस्क फैक्टर को ऐसे हमेशा कैलकुलेट करते हैं फॉलोअप में। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप जिस दिन से बंद करते हो स्मोकिंग, आपने उस रिस्क को कम कर दिया और फर्दर वो रिस्क एडअप नहीं होगा, उसमें आपका बढ़ेगा नहीं। और प्लस डेफिनेट एडवांटेज है दूसरी बीमारियों में, जैसे जो काला दम्मा है वो डेवलप कम होगा, और जो दूसरे रिस्क हैं, स्ट्रोक जैसे आपने बताया, स्ट्रोक, हार्ट, ये सब पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी दिन इट्स नेवर टू लेट, जो अंग्रेजी बोलते हैं, कभी देर नहीं है इस बारे में। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि स्मोकिंग छोड़ना है, दैट्स द बेस्ट डे एंड यू गो फॉर इट। कभी ये नहीं सोचना है कि अब मैंने तो 30 साल कर ही लिया है, अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं 10 साल और कर लूँ, क्योंकि डेफिनेट उसका एडवांटेज है। आपने जिस दिन भी छोड़ा है, यू विल गेन आउट ऑफ इट। क्योंकि मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है, मरीज आते हैं, किसी ने 3 साल तंबाकू का सेवन किया होता है और उसे कैंसर हो जाता है, किसी ने 15 साल किया होता है, उसे नहीं होता। तो मेरा हमेशा उनको एक चीज कहनी होती है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी जो शारीरिक बनावट है, आपकी जो जेनेटिक बेसिस है, वो आपको किसी कैंसर के लिए ससेप्टेबल करती है या नहीं करती है। सो जब आपको ये पता ही नहीं है, जब वो कोई तरीका ही नहीं है पता करने का, सो आप अपने आप को एट रिस्क मान के चलिए। अब वो कब आएगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा, ये आपकी किस्मत पे है। लेकिन किस्मत के सहारे हम गलत आदतों को नहीं पाल सकते। सो कोई भी जो गलत आदत है उसे छोड़ देना हमेशा बेटर है। टाइम कितना लगेगा वो हम में से किसी को नहीं पता, वो आपकी किस्मत और आपके जेनेटिक मेकअप पे है। सो सर, ऐसा डॉक्टर रंगाराव कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी ने छोड़ दिया है, तो छोड़ने के बाद उसके जो चेंजेस हैं उनको रिवर्स बैक करने के लिए कीमो प्रिवेंशन नाम की कोई चीज है कि जो हम ऐसा कुछ दें, ऐसा कुछ दवाई दें जिससे कि थोड़े साइड इफेक्ट्स जो हैं थोड़े कम हो जाएं? सो एक्चुअली ऐसे कोई प्रूवन दवाई नहीं है, बट ये माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जो फ्रूट्स एंड इसमें सब्जियों में होते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो काफ़ी हद तक उनको अपने डाइट, इनके एक्सरसाइज वो अगर चेंज करें, फंक्शनली अपने आप को, आई थिंक डॉक्टर अरुणेश वाज ट्राइंग टू से दैट, फंक्शनली अपने आप को काफ़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं, एंड देन स्ट्रक्चरली भी काफ़ी ठीक कर सकते हैं अपने आप को। जो जेनेटिकली जो चेंज होते हैं, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना समय उन्होंने पिया है, कितना ज़्यादा पिया है। अगर बहुत साल पिया है, शायद उसको, अगर 20 साल उन्होंने, दैट मीन्स 20 पैक ईयर्स अगर लिया है, उनको 20 साल आगे जाके लगेगा ठीक होने, कंप्लीटली रिस्क नॉर्मल आने के लिए 20 साल लगेगा। ऐसे ही जिसने 5 साल पिया है, उनको 5 साल लगेगा। लगभग ये एक तरह से इक्वेशन है मैं कहने के लिए। बाकी
जो रेटिनॉइड्स विटामिन ए का जो एनालॉग है, इसका भी कुछ महत्व है, यूज किया गया है, वो यूज करने से शायद उनको फायदा हो सकता है। और जो तंबाकू खाते हैं उनको जल्दी कैंसर होता है, सिगरेट से ज्यादा जल्दी होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने वो किया है कि 5 साल के अंदर almost 30-40% will develop either the complete the whole oral mucositis and और उसके बाद में जो कैंसर्स होते हैं वो काफी 30-40% में कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं 4 years 5 years के बाद में। उसके साथ में चेंजेस बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट and a heavy amount of this tobacco is put, and that's the reason for that. So chemo prevention is 1, fruits and vegetables is 2, a lot of exercise is 3, and then any weight अगर उनको है उसको भी थोड़ा कम कर लें, I think that will be helpful. डॉक्टर अदिति, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। अक्सर मरीज हमारे पास आता है और वो कहता है मैंने तो साहब छोड़ दी सिगरेट पीनी, बीड़ी पीनी छोड़ दी है, मैं आजकल ई सिगरेट्स पे हूँ। सो मतलब कोई एडवांटेज है पेशेंट को या रिस्क उतना का उतना है? ये स्मोकलेस जो स्मोकिंग है, इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि कोई फर्क नहीं है या खतरा उतना ही है? या डॉक्टर पीयूष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ई सिगरेट्स का जो कंजम्पशन है वो इनिशियली जब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी ई सिगरेट्स, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हुई थी कि जिनको स्मोकिंग क्विट करनी है वो ई स्मोकिंग पे शिफ्ट हो जाएं, ई सिगरेट्स पे स्विच हो जाएं, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ निकोटीन कम होता है और वो स्मोकलेस होता है, तो वो लेस हार्मफुल होता है। बट एक्चुअली ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो भी इक्वली हार्मफुल होता है। उसमें वेपिंग या ई सिगरेट क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक लिक्विड डाल दिया जाता है जिसमें केमिकल्स होते हैं। जब वो केमिकल को हीट करेंगे तो उससे वेपर निकलेगा, इसलिए उसको वेपिंग कहते हैं। क्योंकि वो वेपर निकल रहा है इसलिए उसमें स्मोक कम है। वो केमिकल टोबैको हो सकता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकोटीन होता है, और इसके अलावा और भी सब्सटेंस जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं वो डाले जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है कि इससे आदत नहीं पड़ती, क्योंकि निकोटीन इज द हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस। जो बीड़ी में होता है, जो सिगरेट में होता है, जो च्यूइंग टोबैको में होता है, ई सिगरेट्स में भी यही निकोटीन होता है, तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है और इक्वली हार्मफुल होता है। बच्चों में एक्चुअली ये एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह है। टीनेजर्स जो होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, अगर आप देखें तो ई सिगरेट्स देखने में काफी स्टाइलिश हैं। यूएसबी पोर्ट के जैसा दिखता है, आप उसको कंप्यूटर में लगा के चार्ज कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट कंज्यूम। तो बच्चों में एक बहुत ही स्टाइल के जैसा है कि हमने ई सिगरेट्स पी और वो इतनी हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत खराब है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो बच्चे इस टाइम में ई सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं उनकी चांसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स एडिक्टिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी निकोटीन से हैबिचुअल हो चुके हैं। इसके बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, वो ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, उनकी अलर्टनेस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, मूड सब खराब हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ई सिगरेट्स पे आई थिंक जनवरी 2020 में एक बैन भी पास हुआ इंडिया में। इट हैज बीन बैंड बट स्टिल इट इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स। सो द मैसेज हियर इज कि इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, और ये बिल्कुल भी लेस हार्मफुल नहीं है। आपको स्मोकिंग छोड़ने का बिल्कुल रास्ता नहीं है ई सिगरेट्स। डॉक्टर अदिति, आपने बहुत अच्छा ये जो पॉइंट बोला बच्चों वाला। सो बेसिकली मुझे अचानक ये चीज याद आई कि आज की तारीख में अगर हम यंग एज वाले बच्चों को देखें जो कि टीन्स और नियर टीन्स हैं, तो आजकल ये फैशन स्टेटमेंट बन गया है सिगरेट पीना, स्मोक करना। साथ ही में अब जमाना बदल रहा है, सो देयर आर मोर फीमेल स्मोकर्स व्हिच आर बेसिकली नाउ कमिंग अप। सो डज द डिफरेंस इज देयर कि मेल और फीमेल में सेम अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं व्हेन दे यूज सिगरेट्स, और women have a tendency to develop more side effects? Yeah, so Dr. Piyush, there is a definite genetic susceptibility. बहुत सारा लिटरेचर है, पेपर्स है, जेनेटिक स्टडीज हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि फीमेल्स ज्यादा ससेप्टेबल हैं, ज्यादा प्रोन है उस इंजरी के। मतलब अगर मेल्स ने 5 सिगरेट पी और वो डैमेज हो रहा है, तो फीमेल्स में वो 1 सिगरेट पीने से ही उतना डैमेज हो रहा है। इट इज दैट बैड इन फीमेल्स। ये जेनेटिक मेकअप है, गॉड हैज मेड इट दैट वे। सो सिगरेट, एनीथिंग सेड एंड डन, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए खराब है, लेकिन फीमेल्स ये नहीं कह सकती कि मैंने कम पिया तो मुझे कम डैमेज होगा, उनको कम पी के भी उतना ही डैमेज हो जाएगा।
डॉक्टर अरुणेश, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो मतलब हम वैसे तो सारी बीमारियों के बारे में बात कर ही रहे हैं जो कि हमारी टोबैको स्मोकिंग से होती है। सो करंट सिनेरियो में जो आज करंट पैंडेमिक है, इसमें स्मोकर्स को क्या कोई डिसएडवांटेज है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, अगर किसी को कोविड हो तो? बिल्कुल। तो यदि जैसे हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि जो स्मोकर्स हैं, अगर उनकी लंग इंजरी हो रही है, सपोज उनको पहले से सीओपीडी डेवलप हो गया, काला दमा डेवलप हो गया है, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गई है, ये एक रिस्क फैक्टर है कोविड में। तो कोविड सेम इन्फेक्शन अगर किसी को पहले से दमा है तो उसमें उसको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, उसकी मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये डेफिनेट रिस्क फैक्टर्स में। दूसरा, बिकॉज आप अदरवाइज अगर आपका लंग इंजर्ड है तो एक वो एडवांटेज है, प्लस उसके साथ साथ कोई एग्जिस्टिंग कार्डियक प्रॉब्लम भी यदि किसने किया हुआ है तो देखा जाता है कि अगर आपको सीओपीडी है तो आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में लाता है फ्रॉम कोविड पॉइंट ऑफ व्यू। एज सच आप यदि आप स्मोकर्स हैं तो स्मोकर्स को भी वैसे भी इम्यूनिटी पे भी इसका असर पड़ता है और आपको कोविड इन्फेक्शन लगने के चांस दूसरों से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस कोविड के मामले में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग कि जो स्मोक कर रहे हैं सोचें इस बारे में कि स्मोकिंग को छोड़ा जाए। और दूसरा, डॉक्टर अदिति ने बड़े अच्छे से वेपिंग के बारे में बताया था। तो वेपिंग में एक उसका जो एक सॉल्वेंट होता है उस पर एक बड़े अच्छे अब लिटरेचर आ गए हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस। उससे बहुत सारे नॉट ओनली द एयरवे डिजीज, पेरेंटाइमल डिजीज मतलब लंग का भी डैमेज का हो रहा है। तो एक समय में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था जो वजह फैशन स्टेटमेंट अभी भी है, लेकिन एक हो रहा था कि जितने स्मोकर्स हैं एंड ऑल्सो ये जो लोग कर रहे थे उनको लगा कि वो एक एक्सप्लेनेशन देते थे कि चलो डॉक्टर साहब अब तो कह रहे थे ना स्मोक नहीं करना है तो स्मोक नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, ये तो ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ स्मोकिंग। तो इक्वली उसके जो अपने सॉल्वेंट है, एक तो निकोटीन रहता है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट ई सिगरेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं और उसके अपने इन्फ्लेमेटरी साइड इफेक्ट्स हैं लंग्स पे और एयरवेज पे। तो ना सिर्फ आपको दमा, काला दमा होने का चांस बढ़ जाता है, आपको लंग की भी डिजीज जैसे जिसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड डिजीज होती हैं जो फेफड़े के अंदर वाली नलियों को इफेक्ट करते हैं, उसका भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोई स्मोक छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए दवाइयां हैं, उसके लिए जो फिक्स दवाइयां हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, NRT, वो की दवाइयां हैं। इसके अलावा 2-3 विप्रोपियन कुछ टैबलेट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ स्मोकिंग सीजेशन क्लिनिक चलती है। जो लोग चाहते हैं कि हमें छोड़ना है, ये सारे हेल्प मौजूद हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं वो विल पावर इंपॉर्टेंट है कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे छोड़ना है। इसके अलावा तब आप इन सारी चीजों को यूज करें। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बिल्कुल यूज ना करें, ये उसका ऑप्शन नहीं है, ये आपको एक नया प्रॉब्लम दे देगा। आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इस तरह से देखें। तो डॉक्टर अरुणेश ने आपको, दर्शकों को बेसिकली आइडिया तो एक दे ही दिया कि हमारे पास हर तरीका वो संभव मौजूद है जिसके द्वारा हम आपकी मदद करते हैं कि हम आपको जो है स्मोकिंग या तंबाकू की जो चबाने की आदत है वो हम आपको छुड़वा सकें। हमारे पास दवाइयां भी हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी हैं, हमारे पास सिचुएशन क्लिनिक्स भी हैं। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि जब तक मरीज को ये बात समझ में नहीं आती है कि उसकी जो स्मोकिंग या उसकी जो तंबाकू की आदत है उसका वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कितनी जगहों पे पड़ रहा है, तब तक वो कभी इरादा नहीं बनाएगा। और मजबूत इरादे के बिना हम जो भी चीज आपकी मदद करने वाले हैं उस चीज से कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो अगर हम इम्पैक्ट की तरफ देखें तो ये कोई एक डायरेक्शन का इम्पैक्ट नहीं है। इंसान सोचता है कि मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरा शरीर खराब हो रहा है, बाकी लोगों को क्या, पर ऐसी स्थिति नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल। सो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आप उसमें लगाते हो। कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है, आप कुछ ना कुछ चाहते हो तो खरीदना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब आप अपने परिवार का जो एक पैसों का हिस्सा है वो आप अपनी तरफ पर्सनली खर्च कर रहे हो, और खर्च किस एंड के लिए कर रहे हो कि अगर आपको बीमारी हुई तो आपका दोबारा खर्चा है उस बीमारी का इलाज कराने का। शरीर का जो नुकसान हुआ वो अलग, फाइनेंशियल जो नुकसान हो रहा है वो साथ में चल रहा है। दूसरा है फैमिली। ज्यादातर घरों में ऐसा तो है नहीं कि आप सिगरेट पी के आओगे और लोग आपको जो है वेलकम करेंगे। ज्यादातर आपके घर में आपके वाइफ, आपके बच्चे या आपके आसपास वाले आपको इन आदतों के लिए मना ही करेंगे। दूसरा, जब आप वो यूज कर रहे हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये आता है कि आपने घर में आके स्मोक किया या घर में आके खाया, जो भी है,
आपने सेकेंडरी स्मोक घर में जो है आपकी वाइफ अपने बच्चों को दिया, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जाने अनजाने आप उन बच्चों को आगे उनके फ्यूचर में हो सकता है आपको कैंसर ना हो, आपको बीमारी ना हो, जाने अनजाने आप उन लोगों को जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उन लोगों को अपनी सिर्फ एक आदत की वजह से एक जानलेवा बीमारी की तरफ धक्का मार रहे हो आप। दूसरा, आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हो, आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हो, आपका कल बच्चा वही चीज आपसे सीखेगा, आप किस मुंह से उसे मना कर पाओगे? मैंने तंबाकू सेसेशन पे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, हर जगह जहां मैंने किसी को बुला के ये पूछा है कि आपने शुरू कैसे किया, सो पहली चीज ये आती है कि बीड़ी का टोटा जो आप फेंकते हो बच्चे वहां से उठाते हैं। आप जो बच्चों को लेने भेजते हो 5 रुपए दे करके बाहर से गुटखा, बच्चा उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता है। सो आदतें कहाँ से सीखते हैं बच्चे? क्योंकि हम रोल मॉडल हैं, हम जो चीजें करते हैं बच्चे वैसे वैसे हमको कॉपी करते हैं, और कल हम जब देखते हैं उनको करते हुए तो हमारे पास कोई राइट्स नहीं होते कि हम उनको मना कर पाए, हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तीसरी चीज आती है सोशल। आप कल की डेट में एक मरीज एक डॉक्टर के क्लिनिक में आता है, डॉक्टर सामने बैठा हुआ तंबाकू चबा रहा है, क्या आप उस डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे? क्या आप उस डॉक्टर को सीरियसली लेंगे? नहीं। आम जवाब है, मैं भी सीरियसली नहीं लूंगा। सो बेसिकली जब आप भी उस सोशल सर्किल में घूमते हो, जब आप भी वहां से बाहर निकलते हो, और जब आप ये चीजें करते हो, जब आप पान की पीक थूकते फिरते हो, तंबाकू की पीक थूकते फिरते हो, आप पब्लिक में ये सब चीजें करते हो, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। दूसरा, शायद आपको कोई टोके नहीं, शायद कोई आपको बोले नहीं, पर वो भी आपका नुकसान झेल रहा है। सिर्फ आपकी फैमिली नहीं झेल रही है, आप जिस सर्किल में बैठ के पी रहे हो, जिस सर्किल में बैठ के आप यूज कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उन लोगों को उस चीज के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हो कि वो यूज करें उस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ने का ये होता है कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को बदलना है तो आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। अगर आपके पास सारा आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आपके सारे दोस्त उस आदत में सम्मिलित हैं, तो उसके दो ही उपाय हैं, या तो दोस्त बदल लीजिए, दोस्त बदलना मुश्किल है तो अपने सारे दोस्तों की आदतें बदल दीजिए, उनकी आदतें बदलेंगी तो आपके पास कोई कारण नहीं होगा। अक्सर मैंने गार्ड्स की जब क्लासेस ली तो समझ में आया कि वो छोड़ता है एक बंदा और दूसरा उसे धीरे से पास कर देता है कि पुड़िया देखो, और वो जब आपके हाथ में आती है, आपकी एडिक्शन है ही, तो आप छोड़ने के बावजूद भी चालू कर देते हो। अगर आपने अपना ये सर्किल या तो ट्रांसफॉर्म कर लिया या इस संगति को छोड़ दिया, तो आपके इस चीज के सुधार की राह बहुत आसान हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने अपना एनवायरनमेंट कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरा, आप अपनी जिंदगी में फ्यूचर से चाहते क्या हो? जैसे अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा सारा ये जो पर्पस है, ये पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, सो दैट कल की डेट में मेरी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, उन लोगों को हम ऐसा एनवायरनमेंट दें जहां हमें इस चीज के बारे में बात करने की जरूरत ही ना पड़े, जहां हमें तंबाकू कंपनियों को बंद कराने की जरूरत ना पड़े कोई ऑर्डिनेंस ला करके। सारा सप्लाई डिमांड है, आप मांगोगे तो आएगा, आप जब मांगना बंद करोगे तो वो आना बंद हो जाएगा। सो हमें डिमांड ही बंद करनी है। हम वो डिमांड बंद करेंगे तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होगा, मेरी भी हेल्थ सेफ रही होगी। आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, माना आपका शरीर है, आपका पैसा है, पर यहाँ मैं भी हूँ, मैं भी उससे अफेक्टेड हो रहा हूँ, मेरे बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उस चीज में, जिसको उसमें कोई मजा नहीं आ रहा। सो इन चीजों का विचार रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, मेरी जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि सिर्फ इस चीज को सुन करके अपने घर मत बैठ जाइए, इसको एक मूवमेंट बनाइए। क्योंकि एक मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने आगे बात करिए। अक्सर ये होता है, हमने सुनी, बात अच्छी लगी, हमने तालियां बजाई, हम घर जाके बैठ गए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला। हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें घर से निकलना पड़ेगा। बगल में कोई आदमी हमारे बीड़ी पी रहा है, वहां कोई कर्टसी नहीं है, आपको भी कैंसर हो सकता है, उसको रोकिए, उसको टोकिए, उसको बोलिए सर आपको करना है परफेक्टली फाइन, मेरे से दूर जा करके, क्योंकि ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर उमेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, आपने सही बात कही। और शायद एक और, जैसे आज से
4 साल पहले 3 साल पहले एक फाइन सिस्टम आ गया था। पब्लिक स्पेस में, पब्लिक प्लेस में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, आर्थिक दंड। एक ये बड़ी अच्छी नॉवेल चीज है, आई थिंक ये करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, इसका रिपरकशन दूसरा मेरी गलती, मैं जो गलती कर रहा हूँ उसका वो क्यों भुगते। और अगर लोग ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देंगे कि नहीं आप यहाँ पे नहीं करो, तो एक तरह से ये भी एक डेटरेंस हो जाता है स्मोकर के लिए कि मुझे वहां नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग कभी कभी यूं ही कर लेते हैं, अरे ये तो नॉर्मल है कि कोई मेरे सामने में स्मोक कर रहा है, मैं वहां बैठा हूँ, चलो एक बार खांसी आई फिर आदत लग जाएगी। ये नहीं करना है। अगर वाइफ स्मोक करता है, हस्बैंड स्मोक करता है, वाइफ को बोलना चाहिए कि आप जब करते हो तो आप बाहर करके आओ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह से आई थिंक ये एक सोसाइटल नॉर्म होना चाहिए, सोसाइटी का सबका अपना अपना एक धर्रा होना चाहिए कि हमें इसको नहीं लेना है, ये नॉर्मल नहीं है, ये जहर है। एक जहर जो कोई पी रहा है, सांस ले रहा है, वो जहर दूसरों को ना दे। और धीरे धीरे इस तरह से अगर ये सामाजिक मूवमेंट, एक सोशल मूवमेंट शुरू होगी, और दिस विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स स्मोकिंग सेसेशन। तो ये बहुत ही अच्छा ये है कि हमें एज ए सोसाइटी, हम आज का संदेश अगर लोग ये समझें कि ये स्मोकिंग छूटने वाली बीमारी है। मैंने देखा है पेशेंट 60 पैक ईयर 70 पैक ईयर स्मोकर्स छोड़ चुके हैं स्टूडेंट, मेरे पास एग्जाम्पल है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत दिक्कत होगी, और हम समझते हैं इस बात को। इसके लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, जो आपका जो उसकी जो तलब आती है उसको रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। आपका एक दृढ़ निश्चय होना है कि मुझे छोड़ना है, और आप हमारी बात मानिए। हमने देखा है पेशेंट इजीली छोड़ लेते हैं। आप छोड़ सकते हैं तंबाकू, आपका एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है, अपने लिए ना सही, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। आज ही एक दृढ़ निश्चय करें कि मुझे स्मोकिंग छोड़ना है, और आप देखेंगे कि इससे कितना फायदा होता है समाज को, आपको, आपके परिवार को। डॉक्टर अदिति, बिफोर कि हम इसको आज के प्रोग्राम का अंत करें, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या मैसेज है जो आप पब्लिक को देना चाहेंगे? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि टोबैको चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो, आप उसको गुटखा, तंबाकू, खैनी, मशेरी किसी भी नाम से जानते हो, या फिर वो स्मोक टोबैको है, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, ई सिगरेट्स हैं, ये सभी खराब हैं, हैबिट फॉर्मिंग है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। उसको छोड़ देना ही बेस्ट है। छोड़ने के लिए, as Dr. Arunesh and Dr. Piyush have very rightly said, willpower is the most important thing. आप जिस दिन सोचे कि आपको ये छोड़ना है, सबसे पहले उसका क्या रीजन आपने सोचा है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसको एक कागज पे लिखिए। आप किस दिन तक सोचते हैं कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, वो लिखिए। फिर आप एक डॉक्टर से या फिर सपोर्ट ग्रुप से या कोई ऐसा फ्रेंड जिसने छोड़ा हो उससे मिलिए। टोबैको निकोटीन विड्रॉल जो होता है उसके बारे में जानिए, क्योंकि जब इसका विड्रॉल होता है तो सर दर्द, चिड़चिड़ापन होना बहुत नेचुरल है, वो होगा, लेकिन उससे डील करने के तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, चाहे वो गम्स हैं, चाहे वो पैचेस हैं, वो अवेलेबल हैं, मेडिसिन हैं। आपका विल पावर, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स विल मेक इट पॉसिबल। And I would urge everyone कि please, tobacco consumption is bad, please leave it. Thank you. सारे श्रोताओं को मेरा धन्यवाद कि आपने ये सुना, और मेरी तहे दिल से आपसे गुजारिश एक ही है कि जो हमने आज इस माध्यम से जो हमने मैसेज आपको पास किया है, अगर आप स्मोकर हैं तो सीरियसली उसको छोड़ने के बारे में सोचिए। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो हम लोगों से पारस हॉस्पिटल में कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आप स्मोकर नहीं हैं और किसी ऐसे स्मोकर को जानते हैं, तो आप उस इंसान के पास जा करके आप उसकी मदद करिए, आप उसको इंकरेज करिए कि वो छोड़े। और अगर आपको उसमें भी हमारी मदद की जरूरत है तो हम आपके लिए फुल टाइम पारस में अवेलेबल है। नमस्कार।